चलिए नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे साथ पीएससी एकेडमी में। आपको पता ही है कि आगामी समय 26 अप्रैल को आपके मंडी उप निरीक्षक का एग्जाम होने वाला है और इस एग्जाम में बायो से 3 से लेके 4 सवाल लगभग या बोल सकते हैं मोटा-मोटा 3 सवाल आने के चांसेस हैं। क्योंकि ओवरऑल साइंस से 5 सवाल आने हैं, तो मान सकते हैं कि बायो का वेटेज हमेशा ज़्यादा रहता है। तो 3 सवाल यहाँ पे देखने को आपको मिल सकते हैं और इन 3 सवालों में कहाँ-कहाँ से सवाल पूछ सकता है, इसके लिए मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ कि आपको कोशिका वाले टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, आपको ब्लड वाले टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, आपको मानव बीमारी वाले टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, आपको हार्मोन वाले टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, ऐसा करके। और ब्लड के साथ-साथ में हृदय वाले टॉपिक को भी अच्छे से पढ़ना है। ये कुछ गिने-चुने 4-5 टॉपिक है जहाँ से रिसेंट में सवाल बन रहे हैं। हाल-फिलहाल में जो सीजीटेट के एग्ज़ाम हुए, वहाँ आपको 2 सवाल देखने को मिलेंगे, जिसमें एक हृदय से रिलेटेड सवाल पूछा था और एक हार्मोन से रिलेटेड सवाल पूछा था। थोड़े कॉम्प्लेक्स लेवल के थे, थोड़े से प्रोसेस को जमाने के लिए बोल रहा था कि हृदय में सभी को गुड मॉर्निंग जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, पूछा गया था ये कि कैसे-कैसे हृदय का आवेग जो है वह आपके हृदय के अंदर गमन करता है, ऐसा करके। तो उन्हीं में से हम लोगों ने हृदय का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है हमारे क्लास वाले सेशन में। आज के सेशन में हम लोग हार्मोन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि मानव में कौन-कौन से हार्मोन पाए जाते हैं और उनके क्या-क्या महत्व हो सकते हैं। आपके जो भी डाउट रहेंगे आप कमेंट सेक्शन में छोड़ देंगे ताकि आपको मैं रिप्लाई कर सकूँ। चलिए हेडिंग डालेंगे सब लोग हम लोग और आज हमको पढ़ना है हार्मोन के बारे में। चलिए हेडिंग डालते हैं। अच्छा, तो ये जो हार्मोन है, उससे पहले एक कॉन्सेप्ट आपको और समझना पड़ेगा, जिसको कहते हैं हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। तो जो ग्रंथियाँ होती है हमारे शरीर में, स्पेशली वो 2 टाइप की होती है। एक को बोलते हैं देखो जितना आवश्यक है उतना ही लिखाएँगे, थोड़ा इंट्रो समझ लो। तो एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और एक होती है बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ वे होती है, एक हमारे बॉडी की स्ट्रक्चर है ना? ग्रंथिनुमा संरचना होती है, एक पैकेट है बोल सकते हैं और उस पैकेट से अगर हार्मोन निकल रहा है, तो उसको अंतःस्रावी ग्रंथि कहेंगे। अगर उस पैकेट से एंजाइम निकल रहा है, तो उसको कहेंगे बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ। एक को बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड और एक को बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है? हाँ, बहुत दिन बाद क्लास ले रहे हैं। नहीं जी, अभी तो क्लास होता है यार, ठीक है? चलो, इस प्रकार से हमको समझना है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हार्मोन के बारे में, स्पेशली टॉपिक है हमारा हार्मोन। चलिए हेडिंग डालेंगे आप लोग, यहाँ से अक्सर सवाल आपको देखने को मिलते हैं, तो ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, को इग्नोर नहीं मारना है भैया, ठीक है? चलिए, लिखिए हार्मोन ये, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले हमारे मन में यही सवाल आता है कि हार्मोन है क्या? तो हार्मोन के बारे में बोल सकते हैं कि ये अपोषक रसायन है। अपोषक रसायन बोलने का मतलब क्या है? ऐसा रसायन है जो कि पोषण देने का तो काम नहीं कर रहा है, न्यूट्रिशन देने का काम नहीं कर रहा है, लेकिन हमारे शरीर की बहुत सारी जो फंक्शन है, क्रियाएँ हैं, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। तो लिख सकते हैं इसमें क्या है भैया हार्मोन, ठीक है? हार्मोन क्या है अगर आपको बोलेगा, एक सिंपल सा इंट्रो वैसे पूछेगा तो नहीं हार्मोन क्या है करके, लेकिन अगर टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हमको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। बोल सकते हैं क्या है ये? अपोषक रसायन है, ठीक है? अपोषक रसायन है जो शरीर की क्रियाओं, ठीक है? क्रियाओं का नियंत्रण करता है, ठीक है? ये नियंत्रण करता है। ऐसे करके बोल सकते हैं। सिंपल सा है, आपको लिखोगे तब भी ठीक है, नहीं लिखोगे तब भी ठीक है। इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपके बॉडी में कौन-कौन से वो हार्मोन पाए जाते हैं और उनका क्या-क्या कार्य है। हाल-फिलहाल में जो सवाल बने हैं जैसे कि आपने सुना होगा कि दुग्ध निर्माण करने वाला हार्मोन कौन-सा है? प्रेगनेंसी में कौन-सा हार्मोन काम कर रहा है? मेल और फीमेल में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है उसको डेवलप करने में कौन-सा हार्मोन काम कर रहा है? कभी आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है तो आप बहुत जल्दी भागने लग जाते हैं। कभी आपको बहुत ज़्यादा लड़ाई करना रहता है तो आप अपनी क्षमता से अधिक लड़ाई कर देते हैं। तो ये सारी जो क्रियाएँ हो रही है आपकी बॉडी में उन सबको कंट्रोल करने का काम करता है हार्मोन। ठीक है जी?
तो ये आज का हमारा टॉपिक है भैया। चलिए, तो उसके लिए हम लोगों ने थोड़ा-सा डायग्राम बनाना पड़ेगा। एक हल्का डायग्राम बनाएँगे, जितना आवश्यक है उतना ही डायग्राम बनाएँगे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। देखते हैं हमारे बॉडी में कौन-कौन से ग्लैंड पाए जाते हैं और उन ग्लैंड से कौन-कौन से हार्मोन निकलते हैं करके। तो ये एकदम सिंपल सा वाला डायग्राम बनाना है अपने को, ठीक है? एकदम सिंपल डायग्राम बनाना है भैया। मान लेते हैं ये आदमी का सिर है ऐसा करके, ठीक, ये ओके। एकदम सिंपल डायग्राम बनाना है। जहाँ पे आवश्यकता होगा टफ डायग्राम बनाने की, वहाँ पे टफ भी डायग्राम बनाएँगे। लेकिन ये गुड्डा-नुमा संरचना से हमारा काम आज चल जाएगा, ठीक है? इस संरचना से हमारा काम चल जाएगा। तो कुछ-कुछ आपको ध्यान में रखना है। इस वाले भाग में एकदम नॉर्मल स्ट्रक्चर बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, यहाँ पे एक ग्लैंड पाया जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग पीयूष ग्रंथि, ठीक है? केवल आपको नाम से परिचित होना है, पीयूष ग्रंथि, ठीक है? ये पीयूष ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि के बाद यहीं पे एक और ग्रंथि पाया जाता है जिसको बोलते हैं पीनियल पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्लैंड, ठीक है? ये पीयूष ग्रंथि हो गया। ये वाला जो हिस्सा है आपका गले वाले भाग में कुछ एच नुमा ऐसे संरचना पाया जाता है। ये ये इसको बोलते हैं थायराइड ग्रंथि। ये थायराइड ग्रंथि, ये यहीं पे एक और स्ट्रक्चर होगा जिसको बोलते हैं पैरा पैरा थायराइड, ठीक, पैरा थायराइड ग्रंथि। चलिए, तो ये कुछ-कुछ ग्रंथियाँ हैं, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि। वीरेंद्र, आप परिचालक का एग्ज़ाम दिए थे। चलो, और आगे बढ़ते हैं। ये आपका हृदय है, यहाँ पे आपका ये छोटा-सा दिल बना देता हूँ मैं, ये ऐसा कुछ समथिंग समथिंग, ठीक। ये आपका दिल है। यहीं पास एक छोटा-सा ग्रंथि आपको और देखने को मिलेगा, ठीक है? एक हो गया है पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, ये है आपका थाइमस ग्रंथि दोस्त। ये वाली संरचना को बोलते हैं थाइमस ग्रंथि, ये, ठीक है? ये थाइमस ग्रंथि बहुत काम का है। आगे जब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो आपको जान के बहुत आश्चर्य हो सकता है कि इतना छोटा ग्रंथि जो है वो इम्पोर्टेंट काम करता है, ऐसा करके। चलिए, इधर हम लोग जब नीचे आएँगे तो आपकी बॉडी में ये वाला जो स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार ऐसे देखने को मिलेगा। ये आपका आहार नाल वाला भाग है, ये ऐसा। और इसी आहार नाल से यहाँ पे आपको एक ग्रंथि देखने को मिलेगी ऐसा कुछ इस प्रकार, ये। और इसको बोलते हैं पैंक्रियास, अग्नाशय, ठीक है? ये है अग्नाशय, या इसी को बोलते हैं पैंक्रियास, ठीक है? ये पैंक्रियास या अग्नाशय। इसी के नीचे वाले भाग में आपको देखने को मिलेगा ऐसा करके आपका किडनी, ये। और ये जो किडनी है, इसी के ऊपर में आपको कुछ संरचनाएँ देखने को मिलेगी, कुछ इस प्रकार ऐसे, ये, ठीक है? इस किडनी के ऊपर में, और इस किडनी के ऊपर में जो संरचनाएँ हैं, इसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड या एड्रिनल ग्रंथि। ये, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है? इतना आपको पता होना चाहिए। और अगर बोल सकते हैं आगे, तो आगे हमको जनन ग्रंथि देखने को मिलेगा, ठीक है? ये जनन ग्रंथियाँ पाई जाएगी। जनन ग्रंथि मेल और फीमेल में अलग-अलग होती है भैया, ठीक है? अगर मेल है, तो मेल में देखने को मिलेगा वृषण, ठीक? जिसको टेस्टिस के नाम से जानते हैं हम लोग। और अगर फीमेल है, तो फीमेल में देखने को मिलेगा अंडाशय, और अंडाशय को हम लोग ओवरी के नाम से जानते हैं, ठीक है?
तो इतना आपको पढ़ना है, इतने ग्रंथियों के बारे में हमको जानकारी आज लेनी है। ठीक है? इतने ग्रंथियों के बारे में आज हमको जानकारी लेनी है और देखेंगे एकदम डिटेल में देखेंगे। अच्छा, पढ़ने से पहले आपको थोड़ी चीज़ों के बारे में और जानकारी होनी चाहिए, वो ये है कि इनमें जो इम्पोर्टेंट क्या है, तो इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो सवाल पूछता है बार-बार, वो पीयूष ग्रंथि से सवाल बार-बार आता है। सबसे मल्टीपल या सबसे फ्रीक्वेंट एकदम बार-बार अगर सवाल बने हैं, तो पीयूष ग्रंथि से बने हैं। तो अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आपके पास समय की कमी है, आप बहुत सारे को नहीं पढ़ सकते हैं, एग्ज़ाम के तुरंत बाद या तुरंत पहले आपको रिवीज़न करना है, तो केवल अगर आप पीयूष ग्रंथि को भी पढ़ के चले जाएँगे, तब भी आपका काम चल जाएगा। ओके? तो आपको समझ में आ रहा होगा ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। इतना लिख लिए? इतना लिख लिए हैं तो एक बार ओके करके मैसेज करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं दोस्त। चलिए, ओके करके कमेंट कर सकते हैं आप लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इतना आपका काम हो गया होगा, है ना? ये जो हार्मोन वाला चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है यार, बार-बार बोल रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हर एग्ज़ाम में इससे सवाल देखने को मिलते हैं, तो इसको हम लोग बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हुँ, हार्मोन का पिछला क्लास में पढ़ा चुके हैं क्या सर? नहीं, अभी कुछ नहीं पढ़े हैं मनीषा, एकदम न्यू है। एकदम न्यू है, हार्मोन क्या है? तो अपोषक रसायन है जो शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करते हैं। ये फलाना-फलाना कुछ ग्रंथियाँ पाई जाती है और इन्हीं ग्रंथियों से क्या निकलता है? हार्मोन निकलता है ऐसा करके। ठीक है, एकदम न्यू क्लास है, एकदम फ्रेश क्लास है, कोई भी घबराहट वाली बात नहीं है। बिल्कुल न्यू है भैया। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं पीयूष ग्रंथि के बारे में। ठीक है? ये चलिए, हेडिंग डालेंगे आप लोग पीयूष ग्रंथि। ये पीयूष ग्रंथि। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग पीयूष ग्रंथि के बारे में और यही जो पीयूष ग्रंथि है वो सबसे इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का। ठीक है? पीयूष ग्रंथि के बारे में आपको ध्यान में रखना है, जितना हम लोग कॉलम बना के चीज़ों को याद रखेंगे, उतना हमको आसानी से याद हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि की अगर आप देखेंगे, तो ये जो पीयूष ग्रंथि है आपके सिर वाले भाग में पाया जाता है, बहुत ही छोटा पार्ट होता है और ये पीयूष ग्रंथि को ही कहा जाता है आपके शरीर का मास्टर ग्लैंड। है ना? आपने सुना ही होगा कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यही पीयूष ग्रंथि है जो कि आपके शरीर के अन्य ग्रंथियों को और उन ग्रंथियों से जो हार्मोन निकल रहा है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। पीयूष ग्रंथि के बारे में थोड़ा अगर इंट्रो हमको याद में रखना हो, तो हम कह सकते हैं कि पीयूष जो ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि शरीर शरीर के अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करता है, ठीक है? अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करता है, ठीक है? अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करता है और अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं बोलेगा भैया? तो इसलिए इसको है ना? इसलिए इसको शरीर का मास्टर ग्रंथि कहते हैं, ठीक है? इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ये, ठीक है? तो अगर आपको बोले कि मास्टर ग्रंथि क्या है? तो मास्टर ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। क्यों? क्योंकि यही पीयूष ग्रंथि आपके शरीर के बाकी भागों को नियंत्रित करने का काम करता है, ठीक है? ऐसा करके ध्यान रखना है भैया आपको, ठीक है जी? ये बात ध्यान हो जाएगा। चलिए, अब बात करते हैं पीयूष ग्रंथि के भागों के बारे में। तो पीयूष ग्रंथि का अगर हम लोग विभाजन की बात करेंगे, ठीक है? ये जो पीयूष ग्रंथि है ना, पीयूष ग्रंथि का विभाजन। तो ये जो पीयूष ग्रंथि है, इसको 4 भागों में सॉरी 3 भागों में बाँटा गया है, ठीक है? इसको कितने भागों में बाँटा गया है? तो इसको हम लोग 3 भागों में बाँट सकते हैं, ठीक है? कौन-कौन से 3 भाग? एक को बोल सकते हैं हम लोग अग्रभाग, जो आगे वाला भाग है उसको कह सकते हैं अग्रभाग। एक को बोल सकते हैं हम लोग मध्य भाग, ठीक है? मध्य भाग और एक को कह सकते हैं हम लोग पश्च भाग। ये तो 3 भागों में बाँटा गया है। अब ये अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग ये तो बहुत नॉर्मल सी बातें हो गई।
ठीक है, ये तो बहुत नॉर्मल बातें हैं, और नॉर्मल बातें हैं तो बायो में तो नॉर्मल कुछ रहता नहीं है, कुछ टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। तो उन्हीं टर्मिनोलॉजी को देख लेते हैं कि अग्रभाग को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसको बोलते हैं एडिनोफाइसिस। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? एडिनो एडिनो हाइपो, ठीक है, फाइसिस, ये एडिनो हाइपोफाइसिस, इसको बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। तो इस पश्च भाग को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं न्यूरो, ठीक है, न्यूरो, ये न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है, न्यूरो हाइपोफाइसिस, ये न्यूरो हाइपोफाइसिस। और इसको बोलते हैं पार्श इंटरमीडिया, ये पार्श इंटरमीडिया, ये इतना आपको ध्यान रखना है। अन्य नाम के रूप में कभी कभी आपको मध्य भाग, पश्च भाग या अग्रभाग ना देके ये नाम भी दे सकते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस, पास्ट इंटरमीडिया या न्यूरो हाइपोफाइसिस, ऐसा करके। चलिए और आगे बढ़ते हैं भैया। उसके बाद क्या ध्यान में रखना है? उसके बाद हमको ये ध्यान में रखना है कि इससे कौन कौन से हार्मोन जो है वह स्त्रावित हो रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से हार्मोन स्त्रावित हो रहे हैं? तो सबसे पहले यहाँ पे एक ट्रिक याद रखना है आपको, है ना, नॉर्मली आप भूल जाते हैं इसलिए बता रहा हूँ। और ट्रिक है एजी पति, ऐसा करके। नॉर्मली हम लोग बोलते हैं, हम लोग क्या, महिलाएं बोलती है अपने पति, ए जी सुन रहे हो पति, ऐसा करके। तो याद रखना है अपने को क्या, ए। ठीक है, सबसे पहले क्या रखना है, ए। और ए से याद रखना है आपको ए सी टी एच, ये हार्मोन है जिसको बोलते हैं एड्रिनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आगे लिखेंगे जब इसको डील करेंगे। तो अभी केवल हार्मोन का छोटा छोटा नाम आपको याद रखना है ताकि आपके दिमाग में बैठ सके बातें। ठीक है, तो पहले ए से याद रखना है एडिनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। ए के बाद क्या बोला? ए के बाद जी, ठीक है, ए के बाद जी। और जी से याद रखना है आपको ग्रोथ हार्मोन, ये ठीक है, जी से याद रखना है हमको ग्रोथ हार्मोन। तो एक हो गया ए, एक हो गया जी। अच्छा, जी से एक और याद रखना है अपने को, गोनेडो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, एक और हार्मोन है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ऐसा करके। ओके, एकदम स्लो मोशन में धीरे याद करते हुए चलना है। मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आप 1 घंटा मेरी क्लास में दे रहे हैं तो आपको कुछ चीजें याद होनी चाहिए, तब कहीं पढ़ने का मतलब है। ए से याद रखना है ACTH, और जी से याद रखना है अपने को ग्रोथ हार्मोन, एक नाम से स्पष्ट है जो आपकी ग्रोथ करने में मदद करेगा, और एक है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। और इस गोनेडोट्रोपिक हार्मोन के अंतर्गत दो हार्मोन पढ़ना है। एक को बोलते हैं LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, डिटेल इसका देखेंगे। और दूसरे को बोलते हैं FSH हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल को जो स्टिमुलेट करता है, उत्प्रेरित करता है, ठीक है, हार्मोन निकालने के लिए। तो यह है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, पूरा सबको डिटेल करेंगे। अभी शॉर्ट शॉर्ट नाम याद रखना है। ए से ACTH, जी से ग्रोथ हार्मोन और गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। और ये जो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है, जो गोनेड से रिलेटेड है, जो आपके जनन तंत्र से रिलेटेड है, वो हो जाएगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वो हो जाएगा FSH या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। चलिए और आगे बढ़ते हैं भैया। और आगे क्या क्या है? तो और आगे हम लोग क्या बोले, पति करके बोला, ये पी, ठीक है, AG पति, ऐसा करके। पी से याद रखना है प्रोलैक्टिन। ओके, पी से याद रखना है आपको क्या, प्रोलैक्टिन, ये पी से याद रखना है आपको प्रोलैक्टिन, ये। और एक हो गया टी, ठीक है, एक हो गया टी। और टी से याद रखना है TSH, TSH, इसको बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड को थायरॉक्सिन हार्मोन निकालने के लिए जो हार्मोन प्रेरित कर रहा है वो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इतना हार्मोन आपको याद रखना है। कहां से निकलता है? अग्रभाग से निकलता है। डायरेक्ट एज इट इज सवाल बनता है भाई, ठीक है, डायरेक्ट सवाल बनता है, एज इट इज सवाल बनता है, एकदम आपको याद में होना ही चाहिए। ठीक है, तो इसको बिल्कुल नहीं भूलना है। इसमें भी बोलूंगा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है करके,
तो ध्यान रखना है आपको, है ना, अलर्ट मोड में आ जाओ। सबसे इंपॉर्टेंट है ये प्रोलैक्टिन। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट है ये प्रोलैक्टिन, बार बार सवाल पूछता है। और इंपॉर्टेंट है ये ग्रोथ हार्मोन, यहां से भी बार बार सवाल आता है। तो ये दो हार्मोन आपको बिल्कुल याद होना ही चाहिए, ठीक है, ये याद होना ही चाहिए। अगर आप एग्जाम के, पुराने एग्जाम के जो है वह सवाल हल करेंगे तो आपको यही बार बार देखने को मिलेंगे, कौन ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है, ग्रोथ हार्मोन की अधिकता से कौन सा रोग होता है, ये सब सवाल पूछे गए हैं। थोड़ा अलर्ट मोड में आ जाइए भैया कि ग्रोथ हार्मोन अग्रभाग से निकलता है और प्रोलैक्टिन हार्मोन भी अग्रभाग से ही निकलता है, ऐसा करके। बात समझ में आई आपको? चलिए, नेक्स्ट आपको याद रखना है मध्य वाला भाग, और मध्य वाले भाग में एक ही हार्मोन याद रखना है आपको, MSH, ठीक है, इसको बोलते हैं मिलेनो मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नाम से ही स्पष्ट है, ठीक है, नाम से स्पष्ट है, ऐसा हार्मोन जो कि मिलेनोसाइट को क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर पा रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है, उत्प्रेरित कर रहा है कि तुम कुछ निकालो करके। तो ये मिलेनोसाइट का मतलब क्या होता है आगे देखेंगे। ये मिलेनो संबंधित है मिलेनिन से, और साइट का मतलब होता है कोशिका। तो ऐसी कोशिका जो कि मेलेनिन उत्पादन करता है उसको बोलते हैं मिलेनोसाइट कोशिका, ठीक है। प्रोलैक्टिन हार्मोन से दूध का निर्माण होता है ना सर? हाँ जी बिल्कुल, हाँ पढ़ेंगे आगे और हम लोग, है ना। चलिए, पश्च भाग में आएंगे तो पश्च भाग में आपको एक हार्मोन याद रखना है, ठीक है। पश्च भाग में हमको दो हार्मोन याद रखना है दोस्त, ठीक है, पश्च भाग में दो हार्मोन याद रखना है। इधर एक हार्मोन क्या है, प्रोलैक्टिन। ये प्रोलैक्टिन क्या करता है, दूध बनाता है, लेकिन दूध निकालेगा कौन? तो दूध निकालने के लिए एक हार्मोन याद रखना है आपको, ऑक्सीटोसिन, ठीक है, ऑक्सीटोसिन। ये तो एक हार्मोन याद रखना है अपने को ऑक्सीटोसिन, और एक हार्मोन याद रखना है अपने को वेसोप्रेसिन, ठीक है, ऑक्सीटोसिन या वेसोप्रेसिन, और वेसोप्रेसिन को ही बोलते हैं ADH। इसमें एकदम इंपॉर्टेंट वाला हार्मोन क्या है, ये ऑक्सीटोसिन, बार बार पूछे जाने वाला हार्मोन, वेसोप्रेसिन, बार बार पूछे जाने वाला हार्मोन। ओके, तो पढ़ तो रहे हैं, लेकिन हमको ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ पे हमको फोकस ज्यादा करना है और कहाँ पे हमको फोकस कम करना है। तो ऑक्सीटोसिन हमको सोते जागते बैठते उठते याद होना चाहिए, मतलब याद होना चाहिए। वेसोप्रेसिन हमको याद होना चाहिए, मतलब याद होना ही चाहिए। और ये ग्रोथ हार्मोन हमको याद होना ही चाहिए, मतलब याद होना चाहिए। ये प्रोलैक्टिन हमको याद होना चाहिए, मतलब याद होना ही चाहिए। तो ये चार हार्मोन आपको एनी हाउ याद होना चाहिए, बाकी याद हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, क्योंकि सामने आपका पेपर है मंडी का, ठीक है जी। और बाकी जो लोग बाद में एग्जाम दे रहे हैं, इन फ्यूचर एग्जाम देना है जिनको, जैसे एएसआई का हो गया, परिवहन आरक्षक और अन्य भी व्यापम के, तो उनको सब पढ़ना है, उनको सब पढ़ना है, एक अच्छे अप्रोच के साथ में चलना है ताकि आपको चीजें में कोई दिक्कत मत हो। चलिए अब एक एक करके डील करेंगे। सबसे पहले एसीटीएस देखेंगे, है ना, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन करके एक एक को डील करेंगे भैया। इतना हो गया? चलो इतना हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखिए ACTH, ठीक है। सबसे पहले क्या देखेंगे, ACTH, ये ACTH नाम है क्या इसका, एड्रीनो एड्रीनो कॉर्टिको ट्रोपिन हार्मोन, ठीक है, नाम है इसका एड्रीनो कॉर्टिको ट्रोपिन हार्मोन। ये नाम है इसका एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। क्या कर रहा है भैया ये एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन? तो एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन कर क्या रहा है उसके बारे में आपको ध्यान में रखना है कि ये जो शब्द आ रहा है, ये एड्रिनो और कॉर्टिको, ये जो एड्रिनो और कॉर्टिको शब्द है, ये आपके किडनी के एड्रिनल कॉर्टेक्स से संबंधित है, ठीक है। ये आपके किडनी के एड्रिनल कॉर्टेक्स से संबंधित है। ये एड्रिनो है एड्रिनल वाला भाग, और ये कॉर्टिको है कॉर्टेक्स वाला भाग।
तो आपके किडनी में एक हिस्सा है जिसको बोलते हैं हम लोग एड्रिनल कॉर्टेक्स, आगे बताऊंगा उसके बारे में। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स को ये कंट्रोल करने का काम कर रहा है। एड्रिनल कॉर्टेक्स को बोल रहा है कि भैया तुम हार्मोन निकालो ऐसा करके। जैसे यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा, ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। ये जो लिखाया हूं आपको, ये एड्रिनल ग्लैंड, इसी एड्रिनल के दो भाग होते हैं, एक एड्रिनल मेड्यूला और एक एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो यही जो एड्रिनल कॉर्टेक्स वाला भाग है जहां से सेक्स हार्मोन निकलते हैं, उसको निकालने के लिए कौन बोल रहा है? तो उसको निकालने के लिए बोल रहा है ACTH। तो इसके बारे में सिंपल सा लिख सकते हैं कि यह एड्रिनल कॉर्टेक्स को उत्प्रेरित करता है हार्मोन स्त्रावन के लिए। बात समझ में आई आपको? चलिए एक एक करके देख रहे हैं ना ये, तो लिख लेंगे इसमें एड्रिनल कॉर्टेक्स, जो कि किसका भाग है? जो कि किडनी का भाग है ना। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो कि आपके एड्रिनल ग्रंथि का भाग है बोल सकते हैं। एड्रिनल ग्लैंड का हिस्सा है भैया। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स को हार्मोन स्त्रावित करने हेतु उत्प्रेरित करता, ये बात समझ में आई? देखो, जब आप थोड़े कॉन्सेप्ट के माध्यम से पढ़ते हैं तो आपको चीजें रटनी नहीं पड़ती है। और रटना क्यों नहीं पड़ रहा है? क्योंकि पता है कि एड्रिनो और कॉर्टिको का मतलब होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स। चलिए ए के बाद क्या आएगा भैया? ए के बाद आएगा जी। ठीक है, नेक्स्ट देखने को मिलेगा ए के बाद जी। एजी करके पढ़े हम लोग, एजी पति करके। ठीक है, चलिए ए के बाद क्या है? जी। और जी से याद रखने अपने को ग्रोथ हार्मोन, ये ग्रोथ हार्मोन, ये ग्रोथ हार्मोन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ हार्मोन तुमको याद होना ही चाहिए, ठीक है, याद होना ही चाहिए। तो ग्रोथ हार्मोन के बारे में क्या ध्यान में रखना है? अरे यही तो हार्मोन है, हाँ, जिसको बोलते हो ना, कैसे यार तोर हाइट कैसे नहीं बढ़ा, मम्मी तो लोग कॉम्प्लेन नहीं पिलाए का, वही वाला हार्मोन है। कहीं ठीक ठाक निकल गए तो बन जाबे खली, बहुत ज्यादा निकल गए तो खली, और नहीं निकली तो राजपाल यादव। समझ तो बात ला। और ठीक ठाक है मतलब तते सही आदमी रहे, बैलेंस में रही तो हाइट। तो ग्रोथ हार्मोन का सबसे पहले याद रखना है अन्य नाम, ठीक है, अन्य नाम। और अन्य नाम है इसका सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है। इसको और किस नाम से जानते हैं? तो इसको बोलते हैं सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है। क्या कार्य है इसका? ठीक है, कार्य क्या है? तो शरीर की लंबाई में वृद्धि करना, ठीक है, शरीर की लंबाई में वृद्धि करना, ये इसके कार्य है, नाम से स्पष्ट है भैया। शरीर की लंबाई में वृद्धि करना, ऐसा करके। ओके, चलो अब इसका देख लेते हैं स्त्रावन, ठीक है, इसका क्या देख लेते हैं हम लोग? स्त्रावन सिक्रीशन। अब स्त्रावन हो रहा है तो दो कंडीशन हो सकते हैं या तीन कंडीशन हो सकते हैं। या तो किसी के शरीर में कम हो जाए, या तो किसी के शरीर में ज्यादा हो जाए, या तो किसी के शरीर में अच्छे अनुपात में हो। तो अच्छे अनुपात में होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कम हो गया या ज्यादा हो गया तो उससे कुछ न कुछ समस्याएं हो सकती है, ठीक है, कुछ न कुछ समस्याएं हो सकती है। तो स्त्रावन क्या हो सकता है भैया? स्त्रावन क्या हो सकता है? या तो अति स्त्राव हो जाए, ठीक है, या तो अति स्त्राव हो जाए, या तो क्या हो? अल्प स्त्राव हो जाए, ठीक है, या तो अति स्त्राव हो जाए या तो अल्प स्त्राव हो जाए। दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो अति या तो अल्प, ये। चलिए बिल्कुल जैसे जैसे बता रहा हूं वैसे ही कॉलम बना के याद रखना है आपको, या तो अति हो जाए या तो अल्प हो जाए, ठीक है, ये। चलो अब अति और अल्प होने में भी दो कंडीशन हो सकते हैं कि आप वयस्क हैं या आप बच्चे हैं। अगर बच्चे में एकदम ज्यादा हो जाए तो बच्चा बचपन में ही बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगर वयस्क में ज्यादा हो जाए तो वयस्क बढ़ ही जा रहा है, बढ़े ही जा रहा है। अगर वयस्क में कम हो जाए तो वयस्क बड़ा हो गया है लेकिन अभी भी बच्चे जैसा बिहेव कर रहा है। अगर बच्चा में ही छोटा हो गया तो बच्चा बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस प्रकार से समस्याएं हो सकती है। तो याद रखना है एक अति स्त्राव और एक अल्प स्त्राव। तो अति स्त्राव किसमें किसमें? या तो हो सकता है चाइल्ड में,
ठीक है, या तो हो सकता है किसमें, एडल्ट में। दो कंडीशन हो सकते हैं हमारे पास, चाइल्ड और एडल्ट में क्या क्या होता है, ऐसा करके। ठीक है जी। तो ए से याद रखने हैं आपको, एक रोग हो जाता है अति स्त्राव से। ए से याद रखना है, एक रोग हो जाता है जिसको बोलते हैं एक्रोमेगली। ठीक है, एक्रोमेगली। अंग्रेजी नाम ही याद रखो तो अच्छा है, क्योंकि इसको अगर मैं हिंदी जैसे बताऊं, इसका एक्रोमेगली का हिंदी जैसे होता है भीमकाय, इसको बोलते हैं भीमकाय। ठीक है, तो भीमकाय हो सकता है एग्जाम में ना पूछे, डायरेक्ट आपको ऐसे ही करके हिंदी नाम बोल देगा, ऐसे दे देगा, एक्रो में गली ऐसा करके। ठीक है, हिंदी नाम दे देगा एक्रोमेगली। तो आपको क्या करना है, ऐसे इस प्रकार याद रखना है भैया कि अंग्रेजी नाम याद रखो, ताकि आपको हिंदी में पूछे तब भी ठीक है और अंग्रेजी में पूछे तब भी ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो याद रखना है आपको, ए से एडल्ट और ए से एक्रोमेगली। चाइल्ड में बोलेगा तो चाइल्ड में एक रोग याद रखना है आपको जिसको बोलते हैं जिजेंटिज्म। ठीक है, चाइल्ड में एक रोग याद रखना है, जिजेंटिज्म। ये तो ये एक बीमारी है, एक एक्रोमेगली और एक को बोलते हैं जिजेंटिज्म। ठीक है, दोनों रोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछने वाला टॉपिक है ना, एकदम जोर दे के बोल रहा हूं, इसको तुमको याद होना चाहिए, मतलब याद होना ही चाहिए। चलिए, अल्प स्त्राव हो जाएगा, तो बच्चा में अगर अल्प स्त्राव हो जाएगा तो बच्चा क्या हो जाएगा, बौना हो जाएगा। तो हिंदी में तो उसको बोल सकते हैं बौनापन, लेकिन आपको अंग्रेजी याद रखना है, डॉर्फिज्म बोलते हैं दोस्तों उसको, डॉर्फिज्म। ठीक है, डॉर्फिज्म, इसको बोलते हैं बौनापन। ठीक है, बौनापन। ये इसको भी अगर हिंदी नाम जैसे लिखना चाहो तो मैं लिख दे रहता हूं यहाँ पे, इसको बोलते हैं अतिकाय। ठीक है, ये ठीक है, गिगैंटिज्म को बोलते हैं अतिकाय, हिंदी नाम है। ठीक है, और भीमकाय, एक्रोमेगली को बोलते हैं भीमकाय। भीमकाय, भीम जैसे, तो भीम एडल्ट था, है ना, भीम का ऐसे करके याद रखना है आपको, याद हो जाएगा। और अल्प से डॉर्फिज्म है, और एडल्ट में क्या होता है, तो एडल्ट में याद रखना है अपने को साइमंड रोग, साइमंड रोग। ठीक है, एक रोग याद रखना है अपने को, साइमंड रोग। तो इतना हमको याद रखना है भैया ग्रोथ हार्मोन के बारे में, जो आपको एकदम एनी हाउ कंडीशन में याद होना चाहिए। और इतना याद रख लो कि इस क्लास के अलावा और आपको इधर उधर देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा इस बात पे फोकस करता हूं कि एक बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ऐसा करके। क्या क्या बताया भैया आपको मैंने आपको बताया एजीपति। एजीपति कौन है, जो कि पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से निकलता है। और पहला है एसीटीएच, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स को बोल रहा है कि तुम हार्मोन निकालो करके, है ना। इतना समझ में आया, कमेंट करेंगे। और ग्रोथ हार्मोन क्या है, तो ग्रोथ हार्मोन को ही बोलते हैं सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। और इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य क्या है, शरीर की लंबाई में वृद्धि करना। और अगर स्त्रावन इसका कम ज्यादा हो गया तो दिक्कत हो सकता है। ठीक है, स्त्रावन अगर इसका कम ज्यादा हो गया तो समस्या हो सकता है, ऐसा करके आपको ध्यान में रखना है। चलिए, तो ए जी से दो हार्मोन हो गया हमारा, ए और ये जी। जी में एक और हार्मोन है जिसको बोलते हैं गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। और इस गोनेडोट्रोपिक में जो पहला हार्मोन है उसको बोलते हैं एल एच, या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। चलिए, तो दूसरा हार्मोन लिखते हैं हम लोग ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एल एच। एल एच इसको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एक हार्मोन याद रखने हैं आपको, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एलएच हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के बारे में बहुत ही सिंपल सिंपल और दो तीन बातें बस याद रखना है। नॉर्मली ये नाम से स्पष्ट है, ये गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है, गोनेड से रिलेटेड है, आपके जनन से रिलेटेड है। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो, दोनों ही आपके गोनेड से रिलेटेड काम करेंगे, आपके जनन ग्रंथियों से रिलेटेड जो है वही काम करने वाले हैं। लिख लीजिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के बारे में कि ये गैमिट फॉर्मेशन करने काम करते हैं। गैमिट बोलने का मतलब क्या है, जो ओवम है या जो स्पर्म है उसको फॉर्मेशन करने का काम करता है। तो एक तो गैमिट फॉर्मेशन का काम करता है, और फॉलिकल को डेवलपमेंट, है ना, डेवलपमेंट का काम करता है। अब ये क्या गैमिट है क्या फॉलिकल है बताता हूं आगे। ठीक है, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के बारे में लिखेंगे क्या हम लोग कि ये गैमिट फॉर्मेशन करता है बॉस। ठीक है, गैमिट फॉर्मेशन करता है। ठीक, गैमिट फॉर्मेशन मतलब क्या, तो गैमिट में हो जाएगा आपका स्पर्म,
और गैमिट के ही अंतर क्या आएगा, ओवम। तो शुक्राणु और अंडाणु बनाने का काम कौन करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन करता है भैया। और क्या कर रहा है, तो ये फॉलिकल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, ये फॉलिकल फॉलिकल का निर्माण फॉलिकल का निर्माण करता है। अब ये फॉलिकल क्या होते हैं, तो आपको मैं एक स्ट्रक्चर बना के थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहा हूं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, आराम से समझ में आ जाएगा। जैसे आप देखेंगे कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर आपको, है ना, कुछ इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये मैं एकदम नॉर्मल स्ट्रक्चर बना के बता रहा हूँ आपको। कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं गर्भाशय के, यूट्रस के ना। ये क्या स्ट्रक्चर है आपका, गर्भाशय का है भैया, ठीक है, ये है गर्भाशय, यूट्रस, ठीक है, ये ये है गर्भाशय है, इसको बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, ये इसको बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। और ये वाला जो हिस्सा है आपका, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं ओवरी, ठीक है, ये क्या है, ओवरी, है ना, दो ओवरी पाई जाती है। और इसी ओवरी के अंदर में, है ना, इसी ओवरी को अगर हम लोग देखेंगे तो ये ओवरी कुछ इस प्रकार हमको देखने को मिलेगा, ऐसे ये जुड़ा हुआ है इससे ऐसा करके, ये। और इसी ओवरी के अंदर में ओवम बन रहा है, अंडाणु बन रहा है। तो ये अंडाणु कुछ इस प्रकार से डेवलप हो रहा है। और ये अंडाणु के बाहर, ये अंडाणु के बाहर जो लेयर है, इसी को बोल रहे हैं हम लोग क्या, इसी को बोल रहे हैं फॉलिकल, ये इसी को क्या बोल रहे हैं, इसी को बोल रहे हैं फॉलिकल, ठीक है जी, इसी को बोल रहे हैं हम लोग फॉलिकल, ये। तो अंडाणु का बाहरी आवरण या बोल सकते हैं फॉलिकल के अंदर ही क्या हो रहा है, अंडाणु का निर्माण हो रहा है। और ये धीरे धीरे क्या होगा, ग्रो करेगा। ये फॉलिकल ऐसे धीरे धीरे क्या करेगा, ग्रो करेगा, और इसके अंदर अंडाणु भी ग्रो करेगा ऐसा करके। और एक टाइम ऐसा आएगा, ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये फॉलिकल फट जाएगा, और ये ओवरी भी यहां से फटेगा, और ये अंडाणु क्या हो जाएगा, तो ये अंडाणु ऐसे बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इसी को हम लोग ओवुलेशन बोलते हैं, इसी को अंडा उत्सर्ग बोलते हैं, है ना, उसी को बोलते हैं हम लोग ओवुलेशन है ऐसा करके जी। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है भैया। तो फॉलिकल क्या है, तो फॉलिकल ये जिसमें अंडाणु रहता है, तो इसका काम क्या है, अंडाणु और स्पर्म का निर्माण करना, शुक्राणु का। तो अंडाणु और स्पर्म निर्माण करने से पहले इसको फॉलिकल का भी निर्माण करना पड़ेगा। तो ये होता है फॉलिकल। बाकी जब हम लोग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे या रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब इसको डिटेल में और समझाऊंगा आपको। अभी बस आपको ये फॉलिकल समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने आपको ये डायग्राम के माध्यम से बताया। बहुत ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है, आराम से याद हो जाएगा भैया, ठीक है। तो फॉलिकल का निर्माण करता है, क्यों, क्योंकि जब फॉलिकल बनेगा तभी उसके अंतर्गत क्या बनेंगे, अंडाणु बनेंगे। तो ये आपको दो काम याद रखना है, गैमेट फॉर्मेशन का काम करता है, मतलब शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण करता है, फॉलिकल्स का निर्माण करता है। चलिए नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट हार्मोन आपको देखने को मिल रहा है जिसको बोल रहे हैं FSH। और ये FSH क्या है, तो इसको बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये वो हार्मोन है जो कि फॉलिकल को स्टिमुलेट कर रहा है, ठीक है जी। इसको क्या बोलते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये वो हार्मोन है जो कि फॉलिकल को स्टिमुलेट करने का काम कर रहा है, ठीक है। ये सब जो हार्मोन हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सब हार्मोन आपके पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से निकलने वाले हार्मोन हैं। बात समझ में आ रही है, ये सारे ही आपकी पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से निकलने वाले हार्मोन हैं। नाम से स्पष्ट है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा कि तुम क्या बनाओ, तुम स्पर्म या ओवम बनाओ ऐसा करके। तो इसके बारे में लिख सकते हैं बिल्कुल, है ना। आप फॉलिकल्स बोल सकते हैं कि मादा में ओरियन फॉलिकल्स की वृद्धि और परिवर्धन करने का काम करता है। जो फॉलिकल्स बताया आपको, ठीक है, लिख लीजिए इसके काम क्या है। फीमेल में, ये फीमेल में ओवेरियन, ओवेरियन फॉलिकल, ओलियो ओरियन ओवेरियन फॉलिकल के परिवर्धन परिवर्धन और वृद्धि का कार्य, ठीक है। तो जो ओवरी के अंदर फॉलिकल है,
उसको मैच्योर करने का काम कौन करता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसको ग्रो करने का काम कौन करता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। याद हो रहा है शक्तिमान लोग? याद हो रहा है? एक बार कमेंट करके बताएंगे कि ये हो गया हमारा अग्र भाग से निकलने वाले हार्मोन। आपको याद रखना है एजीपति, ए से एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स पर काम कर रहा है। जी से याद रखना है ग्रोथ हार्मोन, जो कि लंबाई में वृद्धि करता है। अगर बच्चे में ज्यादा निकल गया तो बच्चा अतिकाय हो जाएगा, जिसको जिगैंटिज्म बोलते हैं। और अगर वयस्क में ज्यादा निकल गया तो एक्रोमेगली, भीमकाय हो जाएगा वो। अगर बच्चे में कम निकला तो बच्चा बौना हो जाएगा, जिसको डॉर्फिज्म बोलते हैं। और अगर एडल्ट में ज्यादा निकला तो साइमंड रोग हो जाएगा उसको। ये याद रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना ये ग्रोथ हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के बारे में पढ़े, फॉलिकल हार्मोन के बारे में पढ़े, है ना। सब लोग कमेंट करेंगे यार, निवेदन है आप लोग से, एक बार कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। याद करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरा फोकस ज्यादा याद करवाने में रहता है, क्योंकि कंटेंट आपको और भी मिल जाएगा, बुक पढ़ोगे आराम से मिल जाएगा, लेकिन आपको याद होना चाहिए, तब कहीं काम का है भैया। तो ए जी पति, चलो पति, पति में आए हैं, है ना। पति, और पति में याद रखना है आपको प्रोलैक्टिन, ये प्रोलैक्टिन, ठीक है, प्रोलैक्टिन। और प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन है, ठीक है। प्रोलैक्टिन हार्मोन बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, एकदम चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं, तुमको कुछ याद हो या मत हो, ये प्रोलैक्टिन और ये ग्रोथ हार्मोन तुमको याद में होना ही चाहिए, ठीक है। चलिए, ओके यार, चलिए प्रोलैक्टिन की बात करेंगे। प्रोलैक्टिन, ये जो लैक्टिन शब्द है, ये आया कहां से है? तो ये लैक्टिन शब्द आया है लैक्टोज से। और लैक्टोज का मतलब क्या होता है? तो लैक्टोज का मतलब है दूध, ठीक है। आप लोग देखते ही होंगे, जब छोटा बच्चा रहता है, उनकी मम्मी में दूध नहीं आता है, तो बोलते हैं लैक्टोज पाउडर ला देगा लड़का बर, ऐसा करके। वही लैक्टोज पाउडर क्या है? तो वही लैक्टोज पाउडर है बच्चे का दूध, है ना, बच्चे के लिए दूध। और ये प्रोलैक्टिन जो है वहीं से आया है, लैक्टोज से। तो क्या करेगा? दूध, दूध का निर्माण करेगा भैया। तो दूध का निर्माण, जब मम्मी प्रेग्नेंट होती है तो दूध के निर्माण करने वाला जो हार्मोन कौन सा है? तो ये हार्मोन है प्रोलैक्टिन। लेकिन दूध के निर्माण करने से पहले स्तन ग्रंथियों का विकास करना जरूरी है। तो पहले स्तन ग्रंथियों का विकास होगा, और स्तन ग्रंथियों के विकास के बाद उसमें दूध का निर्माण होगा। तो दो काम याद रखने हैं अपने को, आराम से याद हो जाएगा। एक तो डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड, स्तन ग्रंथियों का विकास, लिखिए दोस्त, स्तन ग्रंथियों, ठीक है, ये स्तन ग्रंथियों का विकास, ठीक है, स्तन ग्रंथियों का विकास। और स्तन ग्रंथियों के विकास के बाद क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, ठीक है, दुग्ध का निर्माण। ये बात समझ में आई? याद हो जाएगा। अब ये प्रोलैक्टिन का काम जीवन में भूलोगे कभी? हम्म जीवन में भूलोगे ये प्रोलैक्टिन का काम, कि प्रोलैक्टिन क्या करता है? भूलना नहीं। प्रोलैक्टिन, लैक्टिन शब्द है दूध, मतलब दूध का निर्माण, लेकिन दूध के निर्माण के पहले ही आपको स्तन ग्रंथियों का डेवलपमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्तन ग्रंथियों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड, और उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, ऐसा करके आपको ध्यान में रखना है भैया। प्रोलैक्टिन, ए जी प टी, टी, चलिए टी याद रखना है नेक्स्ट, उसके बाद, है ना, उसके बाद नेक्स्ट हार्मोन क्या है? टी वाला, ना। याद करने का तरीका हमारा क्या बताया? ए जी प टी। तो ए से एड्रिनोकॉर्टिको, जी से गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, पी से प्रोलैक्टिन, और टी से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाम से स्पष्ट है, थायराइड ग्रंथि को जा जाके बोलेगा कि भैया थायरॉक्सिन निकाल, थायरॉक्सिन निकाल। तो एक हार्मोन आपको याद रखना है, और उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है टी एस एच, ठीक है। और इसको बोलते क्या है? तो इसको बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन तो थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन निकालने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। चलिए, थायराइड ग्रंथि को
हार्मोन निष्कासन, ठीक है, हार्मोन निष्कासन हेतु प्रेरित करता है। बताओ। ये ठीक है, चलिए भैया। तो इतना याद रखना है हमको किसके बारे में, अग्रभाग के बारे में। चलो सब लोग कमेंट करेंगे किसको कितना याद हुआ, मैं एक बार जानना चाहता हूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा भाई। ठीक है, चलिए बताइए जी। ठीक है, कितना कितना याद हुआ पहले कमेंट करो, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है ना। क्लास में आपको चीजें याद होनी चाहिए, तब कहीं पढ़ने का मतलब है। चलो बताइए, कमेंट करिए, याद हुआ आपको, याद हुआ नहीं हुआ, कितना याद हुआ है, सब बताइए भैया। याद हुआ है सर, चलिए वीरेंद्र जी। और बाकी लोग भी कमेंट करेंगे भैया। नहीं हुआ है तो ईमानदारी से नहीं हुआ है तो हुआ है, आधा हो गया कम से कम भी ठीक है, कम से कम 50% तो याद हुआ होगा। अरे ये प्रोलैक्टिन तो जीवन में नहीं भूलोगे अब, प्रोलैक्टिन नहीं भूलोगे। ये फॉलिकल को तुमको दिखा दिया, ये ग्रोथ को बता दिया, ये एडल्ट, और इसमें कंफ्यूजन होता है, मेरे को पता है बाद में कि इसको तो नहीं भूलोगे, बौना बच्चा ही होगा, जवान थोड़ी बौना होगा ऐसा करके, इसमें तुम कंफ्यूज होगे कि एक्रोमेगेली क्या है और ये जिजेंटिज्म क्या है करके, तो बताया इसको। एडल्ट में एक्रोमेगेली, अब इसको वयस्क भी लिख सकता था, लेकिन एडल्ट क्यों लिखा हूं, क्योंकि एडल्ट में जमेगा ये बात। ओके, चलो आगे बढ़ते भैया। तो ये हो गया अग्रभाग से निकलने वाला हार्मोन। आगे देखते हैं मध्य भाग से निकलने वाला हार्मोन, ठीक है ये। चलो ठीक है, इतना काम खत्म, अब देखेंगे मध्य भाग से निकलने वाला हार्मोन। चलिए, मध्य भाग से कौन कौन सा हार्मोन निकल रहा है भैया। तो मध्य भाग में आपको एक ही हार्मोन का नाम याद रखना है, ठीक है। मध्य भाग से निकलने वाला हार्मोन एक ही है, और उसका नाम है MSH। इसको बोलते हैं मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलने का मतलब क्या है, तो मिलेनोसाइट जो है वो दो शब्द से मिलके बना है, ठीक है। ये जो मिलेनो है और ये साइट है, ये दो शब्द से मिलके बना है। ये साइट का मतलब होता है कोशिका, साइट का मतलब होता है कोशिका, और मिलेनो जो शब्द मिलके बना है क्या, मिलेनिन से, ठीक है, मिलेनिन। और ये मिलेनिन क्या है, एक प्रकार का वर्णक है। और वर्णक को क्या बोलते हैं, जैसे कि फिंगरप्रिंट, ठीक है, वर्णक जो कलर प्रदान करने का काम करता है। और ये मिलेनिन क्या करता है, तो ये मिलेनिन है जो कि आपके रंग को गहरा करने का काम करता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके शरीर में मिलेनिन नामक वर्णक ज्यादा बन रहा है, तो आपका रंग डार्क होगा, गहरा होगा। अगर आपके शरीर में मिलेनिन की वर्णक जो है मात्रा कम है, तो आपका स्किन फेयर होगा, आपका स्किन लाइट होगा। बात समझ में आई। तो कह सकते हैं कि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन ऐसा हार्मोन है जो कि मेलानिन निकालने के लिए क्या कर रहा है, प्रेरित कर रहा है भैया। ठीक है, स्किन की बात हो रही है, तो ये क्या कर सकते हैं, इसका काम क्या है, तो इसका काम क्या है, त्वचा के रंग को गहरा करना। त्वचा के रंग को गहरा करना, ये क्या है इसके कार्य, ठीक है, ये है कार्य, क्या है ये, ठीक है। तो त्वचा के रंग को गहरा करने का काम कौन करता है, तो त्वचा के रंग को गहरा करने का काम करता है कौन, मेलानिन। बात समझ में आई आपको, चलिए इतना ही याद रखना है अपने को। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है भैया, तो नेक्स्ट जो पश्च भाग में क्या है, तो पश्च भाग में है ऑक्सीटोसिन,
ठीक है। फर्स्ट भाग में जो पहला हार्मोन है उसका नाम क्या है? ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन के बारे में याद रखना है आपको। क्या याद रखना है? कि ये प्रोलैक्टिन में स्तन ग्रंथियों का विकास हो चुका है। प्रोलैक्टिन में दूध का निर्माण हो चुका है। अब दूध को इजेक्शन है ना, दूध को निकालने का काम या दुग्ध निष्कासन हार्मोन कौन है? तो दुग्ध निष्कासन हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। प्रोसेस से पढ़ना है, प्रोसेस से पढ़ना है, आराम से याद होगा। प्रोसेस, ट्रस्ट दी प्रोसेस, प्रोसेस में विश्वास करोगे आराम से याद हो जाएगा कि प्रोलैक्टिन में क्या हो रहा है? दूध बन रहा है, स्तन ग्रंथियों का विकास हो रहा है, लेकिन दूध निकलेगा कब? ना, दूध निष्कासन हार्मोन किसको कहते हैं? तो उसको कहते हैं ऑक्सीटोसिन को। बिल्कुल प्रोसेस बाय प्रोसेस पढ़ना है भैया हमको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बताना है ऑक्सीटोसिन के बारे में कि ऑक्सीटोसिन क्या करता है? दूध निष्कासन का काम करता है, लेकिन दूध निष्कासन के लिए पहले प्रसव होना जरूरी है। ठीक है, प्रसव जब बेबी आएगा तभी तो दूध आएगा भैया। तो याद रखना है ये जो ऑक्सीटोसिन है इसको क्या कहते हैं? इसको प्रेम हार्मोन कहते हैं जी। ठीक है, इसको प्रेम हार्मोन कहते हैं। जब आपको किसी से प्रेम होता है तो ये हार्मोन निकलता है ऑक्सीटोसिन। जब आप किसी को गले लगाते हैं तब ये हार्मोन निकलता है ऑक्सीटोसिन। तो इसको प्रेम हार्मोन कहते हैं, इसको आलिंगन हार्मोन कहते हैं। ठीक है, और यही जो हार्मोन है ये प्रसव के समय गर्भाशय की दीवारों को संकुचित करने का काम करता है, जिससे कि बच्चा जो है गर्भाशय से बाहर आ सके। तो इसको प्रसव पीड़ा हार्मोन भी कहते हैं। अच्छा, ये बात समझ लीजिए कि अगर किसी महिला को प्रसव पीड़ा नहीं हो रहा है तो उसको बोलते हैं कि इंजेक्शन लगा दो ना दर्द का करके। हम लोग बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, दर्द की इंजेक्शन लगा देना, वो ऐसा करके। लेकिन डॉक्टर किसका इंजेक्शन लगाएगा? ऑक्सीटोसिन का भैया। बात समझ में आ रही है जी? तो आपको कितनी अच्छी अच्छी बातें जानकारी देखो सुनने को मिल रहा है, जानने को मिल रहा है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि बायो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। अगर आप बायो एक बार अच्छे से पढ़ लिए तो मैक्सिमम अपनी बॉडी के बारे में आपको जानकारी हो जाती है भैया। तो सबसे पहले याद रखना है इसका अन्य नाम। ठीक है, इसका क्या रखना है? अन्य नाम। और अन्य नाम क्या है? तो सबसे पहला हार्मोन बोलते हैं इसको प्रेम हार्मोन। ठीक है, इसको बोलते हैं लव हार्मोन बोलते हैं दोस्त। और इसको बोलते हैं आलिंगन हार्मोन। ठीक है, आलिंगन हार्मोन के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसको प्रसव प्रसव हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, प्रसव हार्मोन बोलते हैं, प्रसव पीड़ा हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, प्रसव हार्मोन बोलते हैं, प्रसव पीड़ा हार्मोन बोलते हैं दोस्त। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं दुग्ध दुग्ध निष्कासन। ठीक है, दुग्ध निष्कासन हार्मोन। तो दुग्ध निष्कासन हार्मोन भी क्या है? यही है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो बोल सकते हैं इसके दो कार्य अगर आपको बोले, क्योंकि ऊपर के भाग में तो समझ में आ गए हैं हमको क्यों इसको ये। तो बोल सकते हैं कि ये प्रसव, ठीक है, प्रसव के समय प्रसव के समय गर्भाशय, ठीक है, गर्भाशय की दीवार को संकुचित संकुचित करने का कार्य करता है। ठीक है, गर्भाशय को संकुचित करने का काम करता है जिससे कि बच्चा बाहर आ सके करके। और जब बच्चा बाहर आ गया तो बच्चे को दूध पीना है, तो क्या हो गया? इसको दुग्ध दुग्ध निष्कासन, ठीक, दुग्ध निष्कासन का कार्य करता है। ठीक है, दुग्ध निष्कासन का भी कार्य करता है, ऐसे करके ध्यान में आपको रखना है। ओके दोस्त, तो इतना हमको बिल्कुल पता होना चाहिए। ओके, ऐसा ऐसा भैया इसका काम है। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, ठीक है, या आपने कभी कभी ये अनुभव भी किया होगा कि गांव साइड में जो गाय वगैरह होते हैं उनमें ज्यादा दूध प्राप्त करने के लिए, ज्यादा दूध निकालने के लिए इंजेक्शन लगाया जाता है।
देखे हो जी ऐसे? हाँ, कमेंट करो तो चलो। कौन कौन अपने आस पड़ोस में देखा है जिसमें आपको सुनने को मिला हो कि ये डॉक्टर आया है यार, गाय वाला डॉक्टर आया है, और गाय को ज्यादा दूध आया है ना, भैंस को ज्यादा दूध आया, उसके लिए कुछ इंजेक्शन लगाया और बढ़िया दूध आ रहा है उसके बाद ऐसा करके। तो एक सवाल जो है वो पूछा गया था कि कृत्रिम रूप से अत्यधिक मात्रा में दूध प्राप्त करने के लिए कौन सा हार्मोन के रूप में इंजेक्शन लगाया जाता है, कृत्रिम हार्मोन के रूप में इंजेक्शन लगाया जाता है। तो नोट करके यहीं पे लिखेंगे आप लोग, ठीक है? नोट करके लिखेंगे, ये नोट करके लिखेंगे, अत्यधिक अत्यधिक दुग्ध प्राप्ति, ठीक है, अत्यधिक दुग्ध प्राप्ति हेतु लगाया गया कृत्रिम, ठीक है, लगाया गया कृत्रिम ऑक्सीटोसिन को बोलते हैं हम लोग पीटोसिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके दोस्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये ध्यान में रखना है, ठीक है? हाँ, हेमलता साहू जी, देख भैया। तो चीजें हमेशा, है ना, बोलते हैं ज्ञान हमेशा बुक में नहीं होता है। बुक में आपको थ्योरेटिकल नॉलेज मिल सकती है, आपको किताबी ज्ञान मिल सकता है, लेकिन एक्चुअल जो अनुभव है वो आपके आसपास में है, आपके पर्यावरण में है। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा आपको बुक में नहीं घुसे रहना चाहिए, अपने आस पड़ोस के वातावरण को भी आपको देखना चाहिए, ताकि जब उन चीजों को आप बुक में पढ़ें तो रिलेट कर सके। अब जब मैं बोल रहा हूँ कि ढोल डॉक्टर आता है करके, और गाय या भैंस को अत्यधिक दूध उत्पादन के लिए एक हार्मोन वाला इंजेक्शन लगाता है करके, अब तुम्हारे पड़ोस में भले गाय का एक बहुत बड़ा तबेला हो, लेकिन तुम तो अपने रूम से ही नहीं निकले हो, तो तुमको क्या बाहर का अनुभव होगा? तो किताबी ज्ञान के साथ साथ में बाहर का अनुभव भी बहुत जरूरी है जी, इस बात का ध्यान रखें और अपने आप को मौका दें कि आप बाहर की चीजों को जानें, ठीक है? तो अत्यधिक दुग्ध प्राप्ति हेतु लगाया गया जो कृत्रिम ऑक्सीटोसिन है उसको बोलते हैं पिटोसिन। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो ये हो गया ऑक्सीटोसिन के बारे में, भैया इतना बात याद रखना है। और ऑक्सीटोसिन के बाद एक और हार्मोन है, और उस हार्मोन का क्या नाम है? तो उस हार्मोन का नाम है एडीएच, ठीक है, उस हार्मोन का नाम है एडीएच। चलिए नेक्स्ट हार्मोन लिखिए, एडीएच। इतना हो गया, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूं आप सभी लिख लिए होंगे, ठीक है? लिखिए एडीएच। चलो, एक हार्मोन लिखेंगे हम लोग ए डी एच, है ना? ये एडीएच है, ना कि एमडीएच है ना? एमडीएच मसाले ऐसा करके नहीं लिखना है भैया। ओके, एडीएच। एडीएच को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं वेसोप्रेसिन, ठीक है? इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं वेसोप्रेसिन। और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है एंटी डाई, ठीक है, एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन, ठीक है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, चलिए क्या होता है इसका मतलब और क्या करता है ये उसको देखते हैं ये, ठीक है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ठीक है। तो ये जो डाययूरेटिक शब्द है, ठीक है, ये जो डाययूरेटिक शब्द है, यूरेटिक मतलब यूरिन, डाई का मतलब पानी, ठीक है, यहाँ पे डाई का मतलब क्या है? पानी। तो डाययूरेटिक जो है वो पानी से रिलेटेड है, और एंटी का मतलब क्या है? नहीं। एंटी का मतलब क्या? नहीं। ADH like MDH masala, yes, but it is not, okay? एडीएच याद रखना है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। क्या करता है भैया ये एंटी डाययूरेटिक हार्मोन? तो याद रखना है आपको इसका कार्य, और कार्य याद रखना है आपको किडनी, ठीक, ये किडनी के नेफ्रॉन में पानी के अवशोषण, ठीक है, पानी के अवशोषण को बढ़ाता है, ठीक है, पानी के अवशोषण को क्या करता है? बढ़ाता है, बोल सकते हैं। बोलने का मतलब क्या है?
बोलने का मतलब ये है कि आपके जो आपके शरीर का द्रव है, वो आपको पता है किडनी से छन के जाता है और वही जो किडनी है, फिर यूरिन और आपके इम्पोर्टेंट पानी को ठीक है, रख लेता है भैया ऐसा करके। तो ध्यान रखना है अपने को कि कार्य क्या है, किडनी के नेफ्रॉन को पानी के अवशोषण को क्या करता है, ये बढ़ाता है, ऐसा करके ध्यान रखना है। एडीएच के बारे में, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन के बारे में, कि किडनी के नेफ्रॉन में पानी के अवशोषण को क्या करता है, ये बढ़ाता है। तो ध्यान रखना है इसके बारे में अपने को कि ये क्या करता है, आपके मूत्र में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है दोस्त, ठीक है। ये मूत्र में पानी की मात्रा को नियंत्रित, ठीक है, नियंत्रित करता है ये, ठीक है। मूत्र में पानी की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। होलसाई, समस्या हो रहा है होलसाई जी? बहुत टाइम पास हो रहा है क्या यार? चलिए बाकी लोग भी अपना कमेंट देंगे, बिल्कुल आपका, देखो ये क्लास आपके लिए ही है और आपको अगर जो भी प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका निदान करने का प्रयास करूंगा। तो एडीएच के बारे में याद रखना है, वेसोप्रेसिन जो होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। आपके किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन है, उस नेफ्रॉन को ये बोलता है कि तुम पानी को खींच लो, ठीक है, ताकि मूत्र के माध्यम से ज्यादा पानी बाहर ना जा सके, ऐसा करके। तो मूत्र में पानी की मात्रा को क्या करता है, ये नियंत्रित करने का काम करता है, ऐसे करके ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। ऐसे करके आपको ध्यान में रखना है। तो इसके अल्प स्त्राव से क्या होगा भैया, ठीक है, इसके अल्प स्त्रावन से क्या होगा, अल्प स्त्रावन से क्या होगा, मूत्र में पानी की मात्रा नियंत्रित नहीं हो पाएगी, ठीक है। मूत्र में पानी की मात्रा नियंत्रित नहीं हो पाएगी, और मूत्र में जब पानी की मात्रा नियंत्रित नहीं हो पाएगी तो मूत्र में पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है। अल्प स्त्राव से क्या होगा, ये मूत्र में पानी की जो मात्रा है, ठीक है, मूत्र में पानी की मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी। हुँ। चलिए, मूत्र में पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, और मूत्र में अगर पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है? अगर मूत्र में पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, तो एक रोग हो जाएगा जिसको बोलते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस, ठीक है? और मूत्र में जब पानी की मात्रा बढ़ जाती है, तो मूत्र में पानी की मात्रा जब बढ़ जाती है, तो उसको हम लोग एक रोग के नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं डायबिटीज़, ये डायबिटीज़ इंसिपिडस, ओके? ये डायबिटीज़ इंसिपिडस, ठीक है दोस्त, डायबिटीज इंसिपिडस, ये आपको ध्यान में रखना है। सर नेगेटिव ब्याज पे ध्यान मत दीजिए, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ओके हेमलता साहू जी। हाँ, वो सबकी अपनी अपनी स्वतंत्रता है भैया, ठीक है, सबकी अपनी अपनी स्वतंत्रता है। यूट्यूब बिल्कुल खुला हुआ है आपके कमेंट के लिए। तो अगर आपको ठीक लगे, है ना, डायबिटीज इंसिपिडस, अगर आपको क्लास ठीक लगता है तो आप देख सकते हैं, अगर आपको क्लास ठीक नहीं लग सकता है तो आप छोड़ के जा सकते हैं, ये तो आपकी स्वतंत्रता है भैया, है ना। आपको कोई मजबूर तो नहीं कर रहा है देखने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बहुत टाइप के स्टूडेंट होते हैं, जिनको सबको ध्यान में रख के हमको पढ़ाई करनी रहती है, ठीक है। तो याद रखने अपने को एडीएच के बारे में कि किडनी के नेफ्रॉन को बोलता है कि पानी को खींच लो ताकि मूत्र में ज्यादा पानी ना जा पाए। अब यही हार्मोन कम हो गया तो किडनी को कोई बोलने वाला नहीं है कि पानी को खींचो करके। अब पानी को खींचो करके नहीं बोलने वाला है तो आपका पानी मूत्र के साथ में बाहर निकल जाएगा। तो अल्प स्राव जब इसका होगा तो मूत्र में पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, और मूत्र में पानी की मात्रा बढ़ जाएगी तो उस रोग को बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद में रखना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, आपको याद में रखना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि डायबिटीज इंसिपिडस क्या है, तो जब मूत्र में पानी की मात्रा बढ़ जाती है उसको बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, ओके। चलिए इतना आपको ध्यान में रखना है डायबिटीज इंसिपिडस के बारे में। आगे बढ़े। चलिए ये हो गया कंप्लीट हमारा पीयूष ग्रंथि, ठीक है। पीयूष ग्रंथि में इतना हमको पढ़ना है, ये वेसोप्रेसिन और एडीएस दोनों सेम टू सेम ही है। चलो बताओ जी, इतने में किसको कितना कितना याद हुआ भैया? चलिए तनुजा ठाकुर का कमेंट आ रहा है, हेमलता साहू जी, बाकी वीरेंद्र कुमार कहवत, है ना, हो साई भैया, सब लोग कमेंट करेंगे आपको कितना कितना याद हुआ करके, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा अग्रभाग वाला, अग्रभाग मध्य भाग पूरा पीयूष ग्रंथि कंप्लीट कर लिए हम लोग। ये पीयूष ग्रंथि पूरा इतना हार्मोन को कंप्लीट कर लिए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मैक्सिमम चीजें आपको याद हो गई होगी, घर में जाके एक बार और रिवीजन करना है, उसके बाद आपको याद हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पीनियल ग्रंथि के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए पीनियल ग्रंथि। ओके, चलिए पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन हो गए। अब लिखिए पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि, ये पीनियल ग्रंथि, चलो फटाफट लिखते हैं। और पीनियल ग्रंथि से, ठीक है, पीनियल ग्रंथि से जो स्त्रावित हार्मोन है, ठीक, पीनियल ग्रंथि से जो स्त्रावित हार्मोन है, और उस हार्मोन का नाम याद रखने अपने को, मेलाटोनिन। ठीक है, उस हार्मोन का नाम क्या है? तो हार्मोन का नाम है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन, ये मेलाटोनिन। ठीक है, 75% याद हो गया सर, बाकी एक बार रीड करने पे हो जाएगा। हाँ, अगर आप ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, ईमानदारी से फोकस करके याद कर रहे हैं, तो एकदम 50% का मैं चांस ले सकता हूँ। 50% मैं सबको याद करवाने का प्रयास करता हूँ। अगर उससे ज्यादा हो रहा है तो उसमें आपका योगदान बहुत ज्यादा है, आप बहुत सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो स्रावित हार्मोन का नाम है मेलाटोनिन। और मेलाटोनिन हार्मोन के बारे में याद रखना है कि जो मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, गुड मॉर्निंग लीना जी, जो मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, वो क्या कर रहा है? मिलेनिन की मात्रा को बढ़ाने का काम कर रहा है। ठीक है, मिलेनिन की मात्रा को बढ़ाने का काम कर रहा है। तो कोई ना कोई तो ऐसा हार्मोन होगा जो बोलेगा भैया ते ज्यादा करिए मत, हो जा थोड़ा बहुत, कम से कम तो आदमी बने के लायक रहा, ऐसे करके। तो ये मेलाटोनिन है ना, मेलाटोनिन क्या करता है? मेलाटोनिन, तो ये मेलानिन की मात्रा को कम करता है दोस्त। ठीक है, इसका अगर हम लोग कार्य देखेंगे, कार्य, तो कार्य क्या करता है? मेलानिन की मात्रा, ठीक है, मेलानिन की मात्रा को कम करता है। ठीक है, और मेलानिन की मात्रा कम होगी तो त्वचा का रंग क्या होगा? हल्का। ठीक है, तो बोल सकते हैं त्वचा का रंग हल्का करता है। अब ये मेलाटोनिन आपको आराम से तब याद हो जाएगा जब आपको ये पता रहेगा कि मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन नाम का भी कोई हार्मोन है जो कि रंग को गहरा करने का काम कर रहा है। क्योंकि आपके पास कंपेयर करने के लिए आपका दिमाग रेडी है। अगर आपको पुराना ही याद नहीं है तो नया याद करने में बहुत दिक्कत होता है। इसलिए मैं स्लो पढ़ाता हूँ और आपको बोलता हूँ कि पुराने चीजों को जब आप पढ़ते रहते हैं, पढ़े याद किए रहते हैं, तो नई चीजें आपको आराम से याद हो जाती है। लेकिन वहीं पे अगर नई चीजें आप बस पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो पीछे भूल रहे हैं, भूल रहे हैं, भूल रहे हैं, कोई मतलब का नहीं। पीनियल ग्रंथि स्रावित हार्मोन मेलाटोनिन कार्य क्या करता है? मेलानिन की मात्रा को कम करता है, जिससे कि त्वचा रंग क्या हो जाता है? हल्का होता है भैया। ठीक है, ये ध्यान रखना है इतना। और क्या ध्यान में रखना है? और ध्यान रखना है युवावस्था। ठीक है, युवावस्था आने, ठीक, आने से रोकता है, रोकता है। ठीक, युवावस्था आने से रोकता है बोलने का मतलब क्या है? कि आपका बचपन लंबा हो, आप जल्दी जवान मत हो, उसके लिए कौन काम कर रहा है? उसके लिए काम कर रहा है मेलाटोनिन। तो मेलाटोनिन के बारे में आपको याद रखना है कि आप जल्दी जवान मत हो जाइए। जैसे हम लोग लगभग लगभग हमारे में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है वो अगर 15 16 या 12 13 की उम्र में हो रहे हैं, तो बोल सकते हैं कि हमारा जो बचपन वाला टाइमिंग है वो लगभग 1 से लेके 10 साल तक का है, 11 साल तक का है, 12 साल तक का है। लेकिन वहीं पे अगर आपके बॉडी में ये मेलाटोनिन हार्मोन निकलना कम हो जाएगा तो आपका बचपन छोटा हो जाएगा, आप जल्दी जवान हो जाओगे। है ना? इसका प्रयोग चूहे में किया गया था। चूहे में क्या किए? चूहे में ये पिनियल जो ग्लैंड है उसको निकाल दिए। चूहे में जब पिनियल ग्लैंड को निकाले तो चूहा जल्दी जवान हो गया। और जल्दी जवान बोलने का मतलब क्या है? जल्दी ही उसमें बोल सकते हैं जनन करने की जो क्षमता है वो विकसित हो गई। समझ रहे हैं बात को? तो ऐसे करके याद में रखने भी है कि युवावस्था को आने से रोकता है, मतलब बचपन को लंबा करता है करके भी ध्यान आपको रख सकते हैं पिनियल ग्रंथि के बारे में। चलिए दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रंथि है आपके पास थायराइड ग्रंथि। ठीक है, पिनियल के बाद देखिए ये पीयूष ग्रंथि हो गया, पिनियल, पिनियल के बाद थायराइड इंपॉर्टेंट है। चलिए लिखिए इसके बारे में भैया, थायराइड ग्रंथि के बारे में। थायराइड ग्रंथि, ठीक है, ये थायराइड ग्रंथि।
चलिए, थायराइड ग्रंथि के बारे में हमको क्या-क्या देखना है? पहले तो इससे निकलने वाले हार्मोन, तो इससे निकलने वाला हार्मोन क्या होगा? थायरॉक्सिन हार्मोन, नाम से ही स्पष्ट है। थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन हार्मोन। चलिए लिखिए भैया, तो थायराइड ग्रंथि में हार्मोन का नाम है थायरॉक्सिन हार्मोन और एक हार्मोन है थायरोकैल्सिटोनिन। ठीक है? तो 2 हार्मोन याद रखने हैं अपने को। एक हार्मोन है थायरॉक्सिन, ठीक ये थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है? और दूसरा हार्मोन का नाम है ये, दूसरा हार्मोन का नाम है थायरोकैल्सिटोनिन, ठीक है? थायरोकैल्सिटोनिन। तो ये जो थायरोकैल्सिटोनिन है, ये नाम से स्पष्ट है, इसमें कैल्शियम है, तो ये कुछ ना कुछ तो कैल्शियम से रिलेटेड काम करेगा और ये है थायरॉक्सिन हार्मोन। तो 2 हार्मोन याद रखना है, एक थायरोकैल्सिटोनिन और एक का नाम है थायरॉक्सिन, ये, ठीक है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है भैया? थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है? तो ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है, ये कैल्शियम से रिलेटेड काम करता है और थायरोकैल्सिटोनिन भी कैल्शियम से रिलेटेड ही काम करता है। तो इसका मतलब ये है ना? इसका मतलब ये है कि एक कैल्शियम को कम करने का काम करता होगा आपके ब्लड में और एक कैल्शियम को ज़्यादा करने का काम करता होगा, क्योंकि 2 टाइप के हार्मोन हैं तो जी। चलिए लिखिए इसके बारे में, ठीक है? एक याद रखना है आपको, ग्लूकोज़ के ऑक्सीकरण को बढ़ा देता है, ठीक है? वो कैल्शियम से रिलेटेड काम करता है। इसके बारे में याद रखना है, इसका कार्य, तो इसका कार्य क्या है? क्या मिलेगा? ऊर्जा मिलेगा। तो इसके 2 कंडीशन हम लोग समझ सकते हैं, या तो कम निकले ग्लूकोज़ या तो कम ऑक्सीकरण हो या तो ज़्यादा ऑक्सीकरण हो, ठीक है? इसके 2 कंडीशन आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है? हुँ, स्मूथली चल रहा है, अटक नहीं रहा है ना? चलो, तो क्या कर रहा है ये, ग्लूकोज़ के ऑक्सीकरण को बढ़ा रहा है, तो इसके 2 कंडीशन हमको देखने को मिल सकते हैं। या तो क्या हो, अल्प स्त्राव हो या तो अधिक स्त्राव हो। अल्प स्त्राव, अल्प स्त्राव और अति स्त्राव, 2 कंडीशन देखने को मिल सकते हैं, या तो अल्प स्त्राव हो या तो अति स्त्राव हो। अब अल्प स्त्राव होगा तो क्या होगा भैया? अल्प स्त्राव होने से क्या होगा? ग्लूकोज़ का ऑक्सीकरण कम हो जाएगा। ग्लूकोज़ का ऑक्सीकरण, ठीक है? ग्लूकोज़ का ऑक्सीकरण कम। अति स्त्राव होने से क्या होगा? अति स्त्राव होने से ग्लूकोज़ का ऑक्सीकरण बढ़ जाएगा। ग्लूकोज़ का ऑक्सीकरण बढ़ जाएगा। अच्छा, ग्लूकोज़ के ऑक्सीकरण को और समझते हैं आप, मतलब क्या है इसका? आपके शरीर में ग्लूकोज़ बार-बार क्या हो रहा है? टूट रहा है, बहुत जल्दी जल्दी मात्रा में ग्लूकोज़ टूट रहा है और जितना ज़्यादा ग्लूकोज़ टूटेगा, उतना ज़्यादा आपकी ऊर्जा निकल रही है, ऊर्जा खर्चा हो रहा है बोल सकते हैं। तो मैक्सिमम मात्रा में ग्लूकोज़ टूट रहा है, मैक्सिमम मात्रा में ऊर्जा निकल रही है। तो यहाँ ग्लूकोज़ क्या है, उतना नहीं टूट पा रहा है, ठीक है? यहाँ ग्लूकोज़ उतना नहीं टूट पा रहा है, यहाँ ग्लूकोज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में टूट रहा है। इससे रिलेटेड आपको क्या पूछता है, मतलब सवाल क्या आता है बोलेंगे, तो सवाल आता है रोग, ठीक है? सवाल क्या आता है? सवाल में पूछेगा रोग, ठीक है? सवाल में पूछेगा क्या? रोग। तो रोग क्या हो जाता है इस थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से? तो कमी से याद रखना है घेंघा रोग, ठीक है? घेंघा रोग, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से घेंघा रोग। घेंघा रोग के बाद एक रोग याद रखना है आपको, मिक्सिडेमा, ठीक है? मिक्सिडेमा, एक याद रखना है आपको हाशिमोटो। ठीक है, ये सारे ही रोग आपके काम के हैं जी। मिक्सिडेमा, हाशिमोटो, वैसे ही इससे भी संबंधित आपको रोग याद रखना है और रोग में क्या-क्या है भैया? तो रोग में आपको याद रखना है, एक तो बोलते हैं गैप्स रोग, गैप्स रोग, ठीक है? गैप्स रोग के बाद एक याद रखना है आपको बैस डाउस, ठीक है? एक है गैप्स, एक है बैस डाउस। एक रोग और याद रखना है आपको, प्लूमर रोग, प्लूमर, प्लूमर रोग।
ठीक है, प्लूमर रोग। चलिए, अब इसमें अगर कोई आपको एक चीज बस याद रखना हो, ठीक है, इसमें अगर केवल एक चीज याद रखना है आपको, तो केवल एक चीज याद रख सकते हैं आप घेंगा रोग को, कि थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से निकलता है, जो कि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को बढ़ा देता है। और याद रखना है, इसकी कमी से, इसके अल्प स्त्राव से आपको एक रोग हो जाता है जिसको बोलते हैं घेंगा रोग। इतने से आपका काम चल जाएगा। अगर आप केवल इतना ही याद रखेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है, इतने से भी काम चल जाएगा। थायरोकैल्सिटोनिन नाम से स्पष्ट है, कैल्शियम से रिलेटेड काम कर रहा है, तो ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को कम करने का ये काम करता है। लिख लीजिए इसके बारे में। कार्य, ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को कम करने का कार्य करता है, ठीक है। ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को कम करने का काम करता है। तो भैया ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को कम करेगा तो इसको क्या फायदा होगा? अगर ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम होगी तो हड्डियां स्ट्रांग होगी, ऐसा करके बोल सकते हैं, ठीक है। तो थायरोकैल्सिटोनिन आपको इतना ध्यान में रखना है, ठीक है, इतना ध्यान में रखना है। और नोट करके आपको एक बात ध्यान में रखना है भैया, ठीक है, लिख लीजिए यहीं पे, नोट करके एक बात लिख लीजिए, ठीक है, ये एक लाइन। और वो लाइन क्या है? लाइन याद रखना है आपको, कि थायराइड ग्रंथि जो है वह आयोडीन की कमी होने पर ब्लड से आयोडीन को खींचने लगता है, जिससे कि वो क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है, ठीक है, लिख लीजिए। थायराइड ग्रंथि में आयोडीन की कमी होने पर, ठीक है, थायराइड ग्रंथि में आयोडीन की कमी होने पर ब्लड से आयोडीन, ठीक है, ब्लड से आयोडीन खींचने लगता है, जिससे थायराइड ग्रंथि बड़ा हो जाता है, ठीक है। ये आपको थोड़ा याद रखना है। ओके, चलो कितना बज गया जी? ओ, 11:30 हो गए दोस्त। पता नहीं चल रहा है टाइम को। चलो यहीं पे फिनिश करें, बाकी कल पढ़ेंगे, ठीक है। चलो 11:30 हो गया है, यहीं पे फिनिश कर रहे हैं, बाकी कल पढ़ेंगे फिर, है ना। थोड़ा सा और बचा हुआ है इसमें कुछ कुछ। चलिए कमेंट करेंगे, अभी पढ़ना है कि कल पढ़ना है यार? ठीक है, और पढ़ें? चलो और पढ़ना है भैया, तो थायराइड ग्रंथि हो गया। थायराइड के बाद नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट है पैराथायराइड ग्रंथि, ये पैराथायराइड, ठीक है, पैराथायराइड ग्रंथि, ये ठीक है, पैराथायराइड ग्रंथि। और पैराथायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन निकल रहा है उसका क्या नाम है? ठीक है, इससे जो हार्मोन निकल रहा है उसको बोलते हैं पैराथायरॉक्सिन, ठीक है, या पैराथायराइड हार्मोन। थोड़ा सा ही, कल सर जी हो जाएगा। हाँ, सब लोग कमेंट करो पैरा, इसको बस कर लेते हैं, ठीक है, पहला थायराइड, ये पैराथायराइड हार्मोन, ठीक है, पैराथायराइड हार्मोन। और ये पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है? तो ये भी आपके कैल्सीटोनिन वाला ही काम करता है। थायरोकैल्सिटोनिन जो काम कर रहा है, आपके ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है, वो नियंत्रित करने का काम कर रहा है, ये बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। चलो इसके काम क्या है, कार्य बोलेंगे तो ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाने का काम कर रहा है, ठीक है, ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाने का काम कर रहा है। तो दो कंडीशन इसके भी हो सकते हैं, ठीक है, दो कंडीशन इसके भी हो सकते हैं, या तो क्या हो? अल्प स्त्राव हो, ठीक है, अल्प स्त्राव हो, या तो क्या हो?
अति स्त्राव हो। ठीक है, ये या तो अल्प स्त्राव हो या तो अति स्त्राव हो। दो कंडीशन हो सकते हैं भैया पैराथायराइड हार्मोन के। ठीक है, या तो अल्प हो या तो अति हो। अल्प स्त्राव होने से क्या होगा लाला? ठीक है, अल्प स्त्राव होने से क्या होगा और अति स्त्राव होने से क्या होगा? ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाने का काम कर रहा है। ठीक है, ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाने का काम कर रहा है ये। तो ज्यादा निकलेगा तो ब्लड में और कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाएगी, कम निकलेगा तो ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाएगी। ये तो कम होने से क्या हो रहा है? ब्लड ब्लड में कैल्शियम की जो मात्रा है, ठीक है, ब्लड में कैल्शियम की मात्रा क्या हो जा रही है? कम हो जा रही है। और ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम हो जा रही है, इसका मतलब बोन में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है, भाई कहीं कम हो रहा है तो कहीं तो बढ़ेगा, तो कहाँ बढ़ जाएगा? बोन में बोन में कैल्शियम की जो मात्रा है वो क्या होगी? बढ़ जाएगी ना। बोन में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाएगी, और जब बोन में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाएगी तो बोन स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बोन स्ट्रांग हो जाएगा। ये बोन क्या हो जाएगा? स्ट्रांग हो जाएगा। अल्प स्त्राव होगा तो ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाएगी, बोन में बढ़ जाएगी, बोन स्ट्रांग हो जाएगा। अति स्त्राव होने से क्या होगा? और अति स्त्राव होने से ब्लड में कैल्शियम की मात्रा, ठीक है, ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाएगी, और ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाएगी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बोन में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाएगी। ये बोन में कैल्शियम की जो मात्रा है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और बोन में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाएगी तो आपके हड्डी कमजोर हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? आपका बोन वीक हो जाएगा भैया। ये बोन वीक हो जाएगा, हड्डी कमजोर हो जाएगा। और बोन जब वीक हो जाएगा, ठीक है, बोन वीक हो जाएगा तो इसको एक रोग के नाम से जानते हैं, उसी को बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस, ये ठीक है, उसको एक रोग के नाम से जानते हैं हम लोग, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो का मतलब हड्डी और पोरोसिस मतलब छिद्र, तो हड्डियों में क्या हो गया है? छिद्र हो गया है, उसी को बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस, ये ऑस्टियोपोरोसिस, और ऑस्टियोपोरोसिस बोलने का मतलब है हड्डी में छिद्र। हम्म, ओके, इतना हमको पढ़ना है भैया। ये क्लास आपको उसमें भी काम आएंगे, आपका सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला है ना, सब में काम ये आने वाला है। ओके, ये तो ऐसा करके हमको पढ़ना है। कल बाकी देखेंगे कल। ठीक है, तो आप लोग कमेंट जरूर करेंगे कि आपको ये क्लास कैसा लगा है, ऐसा करके। और बाकी आपके कोई भी डाउट रहेंगे, कोई भी आपके सुझाव रहेंगे कि सर क्लास स्लो हो रहा है, सर क्लास फास्ट हो रहा है, या क्लास में बहुत टाइम पास हो रहा है, ठीक है, जैसे भी आपके जो भी राय हो उन सभी का स्वागत है। मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि मैं एक बड़ी जनसंख्या को, बड़े स्टूडेंट को लेके चल सकूं, और आपके जो काम का है वही मैं आपको पढ़ाऊं दोस्तों। ठीक है, चलिए सभी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि इसी प्रकार के काम के वीडियो आपको देखने को मिल सके। धन्यवाद।